अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, सल्फेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट को समझेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर औकात आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप सेकंड एलिमेंट में आते हैं तो सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड होता है, मतलब इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। या अक्सर औकात आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जब आप ग्रुप सेकंड एलिमेंट में टॉप टू बॉटम आते हैं तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज व्हाइल द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट एंड कार्बोनेट डिक्रीजेज। तो सल्फेट और कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज होती है और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी का आप लोग को बता देता हूँ कि सॉल्युबिलिटी आप लोग किसे कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आप 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं ताकि आप लोग के पास क्या बन जाए, सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब एट ए गिवन टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में और सॉल्यूट सॉल्युबल ना हो, उस सोल्यूशन को आप लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो देखिए सॉल्युबिलिटी में आप लोग के पास 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन होती है और सॉल्युबिलिटी में आप लोग के पास 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं। यानी आप लोग क्या कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी में हमारे पास 3 टाइप की इंटरेक्शन होती है। एक को आप लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। सेकंड वाले को आप लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। थर्ड वन को आप लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो देखिए आप लोग क्या कहते हैं कि जब भी हमारे पास सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन ज्यादा होगी और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होगी, किस चीज से, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तो सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास आकर नहीं होगी। अब सॉल्युबिलिटी में ये जो 2 प्रोसेस है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये 2 प्रोसेस आप लोग के पास क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। ये क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। और सॉल्युबिलिटी में ये प्रोसेस जो होता है ये आप लोग के पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। मतलब क्या कि जब भी आप लोग एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में सॉल्युबल करेंगे तो पहले आप लोग क्या करेंगे कि उस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस है उनको ब्रेक करेंगे। इसी तरह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस है उनको आप लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अभी खुद बहुत तो ब्रेक नहीं होंगे, आप लोग क्या करेंगे, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो वो प्रोसेस जिसको बाहर से एनर्जी दी जाती है, इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। और जब आप लोग के पास सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी, तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान क्या होगी, इंटरेक्शन क्रिएट होगी। इसके नतीजे में आप लोग के पास एनर्जी रिलीज होती है और वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी आप लोग के पास रिलीज होती है, इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। अच्छा अब देखिए अगर सॉल्यूट आप लोग के पास आयनिक हो तो इस केस में आप लोग इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी होती है। ये क्या होती है, लेटेस्ट एनर्जी। और इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो रिलीज हो रही है इसको आप लोग क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब आप रिलेशन देखते हैं बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड लेटेस्ट एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, तो आप लोग क्या कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। मतलब जितनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी, लेटेस्ट एनर्जी आप लोग किसे कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास 2 गैसियस आयन है, एक है ए और एक है बी। एक भी गैसियस फॉर्म में है, दूसरा भी गैसियस फॉर्म में। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और आप लोग के पास आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। और इसका कितना मोल बनता है, 1 मोल बनता है। और ये आप लोग के पास किस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो। तो इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है इसको आप लोग क्या कहते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस व्हेन 1 मोल ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, इसको आप लोग क्या कहते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। देखिए लेटेस्ट एनर्जी के लिए कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये है कि आप लोग के पास क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट का 1 मोल होना चाहिए और प्रोडक्ट का आप लोग के पास 1 मोल होना चाहिए। इसी तरह 1 मोल बनना चाहिए। इसी तरह आप लोग के पास जो रिएक्टेंट है ये क्या होने चाहिए, गैसियस फॉर्म में होने चाहिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक रिएक्टेंट है गैसियस फॉर्म में है और दूसरा सॉलिड फॉर्म में है और ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सॉलिड फॉर्म की सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस वक्त आप इसको लेटेस्ट एनर्जी कहेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, इसको हम लेटेस्ट एनर्जी नहीं कहेंगे। लेटेस्ट एनर्जी के लिए कंडीशन यही है कि आप लोग के पास ये जो रिएक्टेंट है ये गैसियस फॉर्म में होने चाहिए और ये जो प्रोडक्ट आप लोग के पास बन रहा है ये सॉलिड फॉर्म में। इसी तरह आप लोग के पास
रिएक्टेंट जो है इनका 1 मोल होना चाहिए और साथ साथ जो प्रोडक्ट आप लोग के पास बन रहा है इनका भी आप लोग के पास क्या होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है इस एनर्जी को आप लोग क्या कहते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। अब देखिए जितनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी उतनी आप लोग के पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और जितनी कम लेटेस्ट एनर्जी होगी उतनी आप लोग के पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब लेटेस्ट एनर्जी देखिए कब ज्यादा होगी और कब कम होगी। लेटेस्ट एनर्जी का रिलेशन होता है किसके साथ, चार्ज के साथ और साथ साथ आप लोग के पास साइज के साथ। मतलब क्या कि अगर आप लोग के पास चार्ज ज्यादा है तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर आप लोग के पास साइज ज्यादा है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, आप लोग के पास कम होगी। इसी तरह जब हम रिलेशन देखते हैं बिटवीन लेटेस्ट एनर्जी सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, तो आप लोग क्या देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, हाइड्रेशन एनर्जी के। अब हाइड्रेशन एनर्जी आप लोग किसे कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती, जो रिलीज होती है कब, जब 1 मोल ऑफ गैसियस आयन को वाटर क्या करता है, कंप्लीटली सराउंड करता है। यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। तो इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है इसको आप लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब जितनी हाइड्रेशन एनर्जी आप लोग के पास ज्यादा होगी उतने सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितनी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी कब कम होगी, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ, साइज के साथ। यानी देखिए जब आप लोग के पास साइज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मतलब क्या कि स्मॉल साइज केटाइंस या एनाइंस आर मोर सॉल्वेटेड बाय वाटर। तो जब मोर सॉल्वेट हो रहे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, जबकि लार्ज साइज जो होते हैं आप लोग के पास आयन आर लेस सॉल्वेटेड बाय वाटर। तो इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी को आप लोग एक दूसरे ट्रेंड, तो यहां से जनरल क्या आ रहा है कि जितनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी उतनी सॉल्युबिलिटी कम, और जितनी कम हाइड्रेशन एनर्जी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि सॉल्युबिलिटी को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, डिफरेंस इन साइज ऑफ एनाइन एंड केटाइन। मतलब आयंस के साइज के दरमियान अगर डिफरेंस ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आयंस के साइज के दरमियान अगर डिफरेंस क्या है, कम है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए जब आप लोग टॉप टू बॉटम, अब अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो देखिए हाइड्रोक्साइड आप लोग के पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है। ये क्या होता है, स्मॉल इन साइज। हाइड्रोक्साइड स्मॉल इन साइज है। तो देखिए जब आप लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो बेरिलियम का साइज देखिए क्या है, स्मॉल है। बेरिलियम का साइज क्या है, स्मॉल। इससे थोड़ा मैग्नीशियम का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। इससे थोड़ा कैल्शियम का साइज क्या हो गया, और भी बड़ा हो गया। इससे थोड़ा स्ट्रोंशियम का साइज क्या हो गया, और भी बड़ा हो गया। लेकिन अगर आप लोग हाइड्रोक्साइड को देखें तो सारे केसेस में हाइड्रोक्साइड का जो साइज है वो क्या है, सेम है। मतलब क्या कि एनाइन का साइज सेम है, लेकिन केटाइन के साइज में जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीज आता है। अच्छा देखिए जितना आप लोग के पास अगर केटाइन और एनाइन सेम साइज के हैं, मतलब अगर दोनों स्मॉल हैं या दोनों लार्ज है, तो इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि जब देखिए दोनों स्मॉल है तो दोनों एक दूसरे को टाइटली पैक्ड कर देंगे, जिसकी वजह से लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर दोनों मोटे हैं, मतलब एनाइन भी लार्ज इन साइज का है और केटाइन भी लार्ज इन साइज का है, तो दोनों फिर से आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, स्ट्रांगली, इनमें जो पैकिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रांगली होगी। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा होगी। जब लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी भी आप लोग के पास क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर आप लोग के पास एक लार्ज है और एक आप लोग के पास क्या है, स्मॉल है, जैसे ये आप लोग को नजर आ रहा है कि इस केस में ये लार्ज है या इस केस में ये लार्ज है और इस केस में ये क्या है, ये स्मॉल है। और इसी तरह इस केस में आप लोग के पास ये लार्ज है, ये स्मॉल है और ये क्या है, आप लोग के पास लार्ज है। तो इस केस में आप लोग के पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यानी जब एक लार्ज होगा एक स्मॉल होगा तो इनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी। मैं अपने स्टूडेंट को इस तरह ये समझाता हूं कि देखिए एक मोटा बंदा है और एक पतला बंदा है। मोटा बंदा तो पतले बंदे को स्ट्रांगली पकड़ लेगा, लेकिन पतला बंदा जो है वो मोटे बंदे को स्ट्रांगली नहीं पकड़ सकता। तो जिसकी वजह से इनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, वीक है। जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो इनकी लेटेस्ट एनर्जी, यानी इनको तोड़ना आसान होगा। जब इनको तोड़ना आसान होगा तो सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोक्साइड स्मॉल इन साइज है, और जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जब साइज इंक्रीज होता जा रहा है तो
डिफरेंस आप लोग के पास क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। जब डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से आप लोग के पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर सॉल्युबल, कौन सा आप लोग के पास क्या है, मोर सॉल्युबल है, तो आप लोग क्या देखते हैं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये आप लोग के पास क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है। किस चीज से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। मैग्नीशियम यहाँ पे 2 भी लिख दे, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोक्साइड पे होता है -1 और इस ग्रुप सेकंड एलिमेंट है तो इस पे +2, तो +2 और 1 को बैलेंस करने के लिए एक बेरिलियम के साथ या एक ग्रुप सेकंड एलिमेंट के साथ हम 2 हाइड्रोक्साइड होंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम होगी किस चीज से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम होगी किस चीज से, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड से, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड से। और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी किस चीज से कम होगी, बेरियम हाइड्रोक्साइड से। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम इनके साइज में जो डिफरेंस है वो आप लोग के पास क्या आता जा रहा है, ज्यादा आता जा रहा है। मतलब यहाँ पे बेरिलियम स्मॉल इन साइज, हाइड्रोक्साइड भी स्मॉल इन साइज है। फिर थोड़ा आप लोग के पास मैग्नीशियम का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, हाइड्रोक्साइड का साइज वही है। फिर आप लोग के पास कैल्शियम का साइज क्या हो गया, और भी बड़ा हो गया, लेकिन हाइड्रोक्साइड का साइज वही है। फिर आप लोग के पास स्ट्रोंशियम का साइज और भी बड़ा हो गया है, लेकिन हाइड्रोक्साइड का साइज क्या है, वही है। तो देखिए डिफरेंस कहां पे ज्यादा आ रहा है, यहां पे ज्यादा आ रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन। लेकिन अगर आप लोग सल्फेट और हाइड्रोक्साइड की बात, सल्फेट और कार्बोनेट की बात करते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं कि सल्फेट्स और कार्बोनेट जो होते हैं ये आप लोग के पास क्या होते हैं, ऑलरेडी लार्जर इन साइज होते हैं। यानी कार्बोनेट और सल्फेट आप लोग के पास क्या होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं। सल्फेट आप लोग के पास SO4 - 2 और इसी तरह CO3 - 2, ये दोनों आप लोग के पास क्या होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं, लार्जर साइज के। तो यहां पे आप लोग के पास देखिए ये आप लोग के पास क्या हो गया, सल्फेट हो गया, या ये आप लोग के पास क्या हो गया, कार्बोनेट। इनका साइज तो देखिए सेम होगा, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इसी तरह जो केटाइन है उसका साइज भी ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यहां पे एनाइन का साइज सेम है, लेकिन केटाइन के साइज को अगर आप लोग देखेंगे तो केटाइन का साइज टॉप टू बॉटम क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखिए ये दोनों ऑलरेडी लार्जर इन साइज है, तो डिफरेंस कहां पे ज्यादा होगा, डिफरेंस यहां पे ज्यादा होगा, और यहां पे आके इनमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब डिफरेंस यहां पे ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऊपर वाले की ज्यादा होगी, और जब डिफरेंस यहां पे कम है तो टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि आप लोग के पास जो हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट और सल्फेट है उनमें से सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा, यानी बेरिलियम सल्फेट आप लोग के पास मोर सॉल्युबल होगा। किस चीज से, मैग्नीशियम सल्फेट से। मैग्नीशियम सल्फेट मोर सॉल्युबल होगा किस चीज से, कैल्शियम सल्फेट से। कैल्शियम सल्फेट मोर सॉल्युबल होगा किस चीज से, स्ट्रोंशियम सल्फेट से, स्ट्रोंशियम सल्फेट से। और स्ट्रोंशियम सल्फेट मोर सॉल्युबल होगा किस चीज से, बेरियम सल्फेट से। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, कम आता जा रहा है। इसी तरह आप लोग के पास क्या है, बेरिलियम कार्बोनेट है, बेरिलियम कार्बोनेट मोर सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि कार्बोनेट बड़ा साइज का है, बेरिलियम स्मॉल इन साइज का है। मैग्नीशियम कार्बोनेट से, मैग्नीशियम कार्बोनेट से, मैग्नीशियम कार्बोनेट आप लोग के पास मोर सॉल्युबल होगा किस चीज से, कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग के पास मोर सॉल्युबल होगा किस चीज से, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट से, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट से। तो ये आप लोग के पास क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ट्रेंड होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। क्यों, क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो हाइड्रोक्साइड का साइज तो सेम होता है, लेकिन केटाइन का साइज इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से साइज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन कार्बोनेट और सल्फेट तो ऑलरेडी लार्जर इन साइज है, अब जब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज में डिफरेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ऊपर डिफरेंस ज्यादा है, नीचे डिफरेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो जिसकी वजह से आप लोग के पास सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस ट्रेंड को जो है सॉल्युबिलिटी के लिए वो आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सा आप लोग के पास मोर सॉल्युबल होता है। इसी तरह देखिए ग्रुप सेकंड एलिमेंट का, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप एप्पल बुक सीरीज को देखते हैं तो वहां पे ये क्लियर कट लिखा गया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एंड ग्रुप सेकंड कि हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, दी सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट, यानी ग्रुप फर्स्ट जो है आप लोग के पास ग्रुप फर्स्ट और यहाँ पे आप लोग के पास एंड सेकंड हाइड्रोक्साइड, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो आप लोग के पास क्या होती है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। चाहे आप लोग ग्रुप फर्स्ट हाइड्रोक्साइड ले लें या ग्रुप सेकंड हाइड्रोक्साइड ले लें, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टॉप टू
बॉटम इंक्रीज होती है। अच्छा, अगर आप लोग सल्फेट की बात करते हैं, सल्फेट की SO3 माइनस 2 ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, वो आप लोग के पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। चाहे आप ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के हाइड्रो ऑक्साइड को ले लें या ग्रुप सेकंड एलिमेंट के हाइड्रो ऑक्साइड को ले लें, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबल नीचे वाला कम होगा और सबसे मोर सॉल्युबल जो है वो क्या होगा, ऊपर वाला होगा। लेकिन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो कार्बोनेट है, गौर सुनिए इस पॉइंट को, फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन सेकंड ग्रुप के जो कार्बोनेट है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हाइड्रो ऑक्साइड चाहे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का या ग्रुप सेकंड एलिमेंट का सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, सल्फेट चाहे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का या ग्रुप सेकंड एलिमेंट का सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। कार्बोनेट अगर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, लेकिन अगर ग्रुप सेकंड एलिमेंट का है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। तो ये ट्रेंड था आप लोग के पास सॉल्युबिलिटी का। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।